हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मराठी एकेडमी पर। और आज हम करने जा रहे हैं 1000 साइंस के क्वेश्चनों की सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन है जल, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड या ग्लूकोज, यानी कि H2O या क्लोरोफिल, या इसमें होता है CO2 या ग्लूकोज C6H12O6। तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा जल। जल के द्वारा ही ऑक्सीजन का निर्माण होता है इसके अंदर। तो चलिए हम देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। जैसे कि पौधों में ये होती है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। इससे ही पौधों को भोजन प्राप्त होता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि इसके अंदर 6CO2 प्लस 6H2O, ये दोनों लाइट व लवक, इनकी प्राणहरित की उपस्थिति के अंदर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। C6H12O6 और 6H2O प्लस 6O2 इसमें बाहर निकलते हैं। ठीक है। तो और भी हम बात करते हैं कि जो इससे जो प्राप्त होने वाली ऊर्जा है वह किस रूप में प्राप्त होती है? तो वह एटीपी के रूप में यह प्राप्त होती है। एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसकी ये फुल फॉर्म है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और इसके अंदर ऊर्जा के रूप में निकलती है, तो वो है एक NADTH। इसकी भी आप फुल फॉर्म लिख लीजिए, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट, इसकी फुल फॉर्म है। और जो इसके अंदर जो प्रकाश ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा सीधे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाती है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। यह है सूर्य, और सूर्य से आने वाली सनलाइट जब पौधे की पत्तियों पर गिरती है, पौधे की पत्तियों पर यह गिरती है, तो इसमें उपस्थित जो क्लोरोफिल होता है वह इसको परिवर्तित करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेके ये बनाता है। जल यहाँ से ले लेता है ये, इसीलिए तो जो 6CO2 और 6H2O ऐसे लेके, मतलब 6 अणु CO2 के और 6 अणु H2O के लेके ये C6H12O6 का निर्माण कर देता है। और इसमें जो सह उत्पाद, याद रखिएगा, या उप उत्पाद, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक तो जल होता है इसके अंदर निकलने वाला, सॉरी यहाँ पे ये 12, मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ, यहाँ पे 12 आएगा, 12। मैं इसे लिख देता हूँ यहाँ पे 12 इनकी 12 अणु जल के लिए जाते हैं। यहाँ पे 12 अणु, ठीक है। तो 6 अणु जल के निकल जाते हैं, प्लस में यहाँ पे जो 6O2 यानी कि ऑक्सीजन का निर्माण होता है, प्लस में जो यहाँ पे ऊर्जा निकलती है,
तो ये क्लोरोफिल, इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल। तो चलिए देख लेते हैं। ये ग्लूकोज का यहाँ पे निर्माण हो जाता है, 6 यहाँ पे 6 CO2 और 12 H2O दोनों मिलकर सनलाइट और प्राणवायु के रूप में ऑक्सीजन 6 और 6 H2O प्लस ऊर्जा यहाँ पे निकलती है। फोटोसिंथेसिस की यह प्रक्रिया कहलाती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक बात और याद रखिए कि जो ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया थी वो है हैक्कल नामक वैज्ञानिक, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, अणुओं के बारे में भी पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां शिथिल हो जाती है तथा लेंस पतला हो जाता है, सिकुड़ जाती है तथा लेंस मोटा हो जाता है। शिथिल हो जाती है तो लेंस मोटा हो जाता है, सिकुड़ जाती है तथा लेंस पतला हो जाता है। तो जो इसका आंसर होगा, शिथिल जाती है और लेंस मोटा हो जाता है। याद रखिएगा, लेंस इसका मोटा हो जाता है। अगर ये आँख का लेंस है तो आँख का लेंस ऐसे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। यहाँ से शिथिल या मतलब जो मांसपेशियाँ हैं वह स्थिर हो जाती है एकदम, फिर वह इसको पतला या मोटा करने की स्थिति में नहीं रहती है, इसे शिथिल हो जाती है। इसके कारण ये घटना घटित होती है, जिसमें फोकस दूरी जो होती है वो बढ़ जाती है। आप याद रखिएगा, जो फोकस दूरी जो होती है वह F = R/2, यानी कि वक्रता त्रिज्या की आधी फोकस दूरी होती है। दर्पण के अंदर, दर्पण हो या लेंस के अंदर, ये इसकी फोकस दूरी होती है, दर्पण या लेंस। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? इनके एंजाइम जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं, जैसे कि लार में पाया जाता है टाइलिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, टैप्सिन, बहुत सारे एंजाइम्स हमारे ETC शरीर के अंदर पाए जाते हैं। तो वो क्या होते हैं? वो होते हैं प्रोटीन। ये मूलतः ही प्रोटीन ही होते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? ऑप्शन है हैजा, डिप्थेरिया, निमोनिया या मलेरिया। तो आप सभी को पता है कि जो प्रोटोजोआ है वह मलेरिया के द्वारा होता है। हैजा बैक्टीरिया के द्वारा और डिप्थीरिया ये सब बैक्टीरिया के द्वारा होता है। बैक्टीरिया के द्वारा ये होता है। निमोनिया ये संक्रामक रोग है। क्या है? एक संक्रमणिक रोग है। संक्रमण रोग है। ये वायरस से भी हो जाता है या फिर यह बैक्टीरियल भी हो जाता है, और यह पैरासाइट्स की वजह से भी हो जाता है निमोनिया। ठीक है। और जो ये मलेरिया हो जाता है, ये तो आपको पता है कि प्रोटोजोआ के द्वारा ये होता है। मलेरिया प्रभावित जो अंग होता है वह लीवर होता है। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। और जो होता है किसकी वजह से होता है ये? मतलब मच्छर कौन सा है उसके? मादा एनोफेलिज। ओके, मादा एनाफेलिज प्लाज्मोडियम परजीवी। ये क्या है? प्लाज्मोडियम परजीवी है ये, प्लाज्मोडियम परजीवी। ठीक है। तो देख लेते हैं हम इसके बारे में ही। ये देखिए, जो मलेरिया होता है ट्रांसमिशन सर्किल, जैसे कि किसी को भी जैसे कि इन्फेक्टेड किया, मादा इन्फ्लुएंजा जो मच्छर है उसके द्वारा, ये फर्स्ट पर्सन है जिसको उसने इन्फेक्टेड कर दिया,
फिर उसके बाद में ये लीवर को इन्फेक्टेड करता है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इन्फेक्टेड किसको करता है? लीवर की जो सेल्स होती है, कोशिकाएं, इन्फेक्टेड ब्लड सेल्स। फिर उसके बाद में जो ये इन्फेक्टेड हो जाता है वो ब्लड सेल्स के अंदर फैल जाता है। फिर दूसरा सेकंड मॉस्किटो जाता है, फिर वापस किसी दूसरे पर्सन को इन्फेक्टेड कर देता है। इस प्रकार ये सर्किल ऐसे चलती रहती है, ठीक है। इस प्रकार आदमी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बीमार हो, जो बीमारी चलती रहती है। फिर ये ऐसे, ये है निमोनिया का इलाज। जो डोमेस्टिक उपचार है वो क्या क्या है? इनकी पुदीना का ताज़ा रस शहद के साथ मिलाकर हर 1-1 घंटे पर सेवन करने से निमोनिया रोग ठीक हो जाता है। निमोनिया के पत्तों का रस हल्का गर्म करके छाती पर मालिश करने से फेफड़ों की सूजन दूर हो जाते हैं। लहसुन की कलियां को आग में भूनकर बनाकर उसमें एक चूर्ण नमक चिटकी मिलाकर, मतलब जो भी है एक डोमेस्टिक चीज़ों का आप देख लेना इसके बारे में। तो इसके अंदर होता है जो निमोनिया जो होता है, जो अफेक्टेड करता है किसको? फेफड़ों को। ये याद रखिएगा, फेफड़ों को निमोनिया अफेक्टेड करता है। तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों का अध्ययन को क्या कहते हैं? मतलब जो सब्जी के लिए जो उपयोग किया जाता है वो इसमें क्या, उसका अध्ययन किसमें किया जाता है? आपको बताना है। ओवेरिकल्चर, एविकल्चर, एपीकल्चर और पोमोलॉजी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर के अंदर जो सब्जी के पौधे हैं उनका अध्ययन किया जाता है। एविकल्चर के अंदर पक्षी पालन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। एपीकल्चर, ये तो सबको पता होगा, मधुमक्खी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, मधुमक्खी पालन में। और पोमोलॉजी को बताएगा फलों का अध्ययन व संग्रहित, यानी कि फलों का अध्ययन और उनको कैसे रखना है, कहाँ रखना है, इसके रूप में उसका अध्ययन किया जाता है, यानी कि संग्रहित, उनको कहाँ पे रखना है, ये सब चीज़ें पोमोलॉजी के अंदर आती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। एविकल्चर को भी याद रखिएगा। पक्षी पालन के अंदर ओवेरिकल्चर, जो सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों का अध्ययन ओवेरिकल्चर के अंदर किया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि क्या अपरिवर्तित रहेगा वस्तु की अगर मात्रा बदल जाती है तो? ऑप्शन है डेंसिटी, वॉल्यूम, मास या वेट। डेंसिटी, वॉल्यूम, मास और वेट। इसका आंसर क्या होगा? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा घनत्व, यानी कि घनत्व कभी भी बदलेगा नहीं वस्तु की मात्रा बदल जाने पर। तो चलिए हम घनत्व के बारे में बात कर लेते हैं। जो घनत्व होता है D बराबर m/v, ये इसका फॉर्मूला था कि D बराबर, इनकी घनत्व बराबर मास, ये होता है मास और ये होता है वॉल्यूम, ठीक है। और इसी से हम निकाल सकते हैं इसका मात्रक। तो मास को किस में लिखा जाता है? केजी के अंदर, केजी के अंदर मास को लिखा जाता है। और जो वॉल्यूम होती है वह मीटर क्यूब होती है वॉल्यूम। तो इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो ये माइनस में जाएगा, तो इसकी जो यूनिट होगी ये होगी, ठीक है, यानी कि किलो इंटू मीटर क्यूब, ठीक है। और जो आप याद रखिएगा, जो आपेक्षिक घनत्व होता है उसका कोई भी मात्रक नहीं होता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा चुका है अब से पहले, मतलब जो भी एग्जाम हुई है, आपेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता है, ये याद रखिएगा। तो चलिए हम इसकी परिभाषा के बारे में भी देख लेते हैं। घनत्व क्या है ये आप सभी को बताएं। किसी वस्तु का घनत्व उसके प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर, यानी कि kg/मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, देखिए
ठीक है, यहाँ पे देखिए, यानी कि kg, या फिर इसको ऐसे अपॉन में लिख सकते हैं ऐसे, या फिर इसको kg, ओ सॉरी मीटर क्यूब ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल मुराद एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए पसंद आए तो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में भंडारित, मतलब जो स्टोर नहीं रहता है? ऑप्शन है विटामिन ए, बी, डी और ई। तो जो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड इसका आंसर होगा। ठीक है, और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसकी कमी से स्कर्वी रोग, स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, और हम बात करते हैं विटामिन ए की। आप सभी को पता है विटामिन ए से रतौंधी होती है, रतौंधी रोग, मतलब ये नेत्र रोग है, नेत्र रोग। ठीक है, और जो इसका नाम क्या है? रेटिनॉल, रासायनिक नाम रेटिनॉल। ठीक है, और इसके बारे में बात करते हैं हम डी के बारे में, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी होता है। तो विटामिन डी आपको पता है सूर्य के द्वारा प्राप्त किया जाता है। सूर्य की जो किरणें आती है जो सुबह सुबह, उससे प्राप्त कर सकते हैं हम इसको, इससे। और आप प्राप्त करते हैं सूरजमुखी का जो तेल आता है उससे। ठीक है, और विटामिन डी और विटामिन डी के बारे में बात कर लिए, कैल्सीफेरॉल। बात करते हैं विटामिन ई के बारे में। जो ई होता है वो होता है टैकोफेरॉल, जो कि क्या होता है? टोकोफेरॉल, और जो ये इससे नपुंसकता, अगर इसकी कमी है तो नपुंसकता ज़्यादा हो जाएगी, मतलब जो नपुंसक हो जाती है, और ये जो संबंधित है वो प्रजनन से संबंधित है, सेक्स से ये संबंधित है। ठीक है, और जो ये विटामिन डी है उससे क्या होता है? सूखा रोग इसी से होता है, रोग। इसे और क्या कह सकते हैं? रिकेटस हम कहते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए उच्चित क्रम बताइए। समताप मंडल, सौमंडल, आयनन मंडल और मध्य मंडल। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, यानी कि 2, 4 और 3 और 1। यानी कि पहला होगा सौमंडल, दूसरा होगा समताप मंडल, तीसरा होगा आयन मंडल और चौथा होगा मध्य मंडल। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाष्पीकरण और द्रवण की संयुक्त प्रक्रिया को कहा जाता है? उत्सादन, आसवनीकरण, क्रिस्टलीकरण और वर्णलेखन। तो इसका जो आंसर होगा वह वाष्पीकरण आसवनीकरण। वाष्पीकरण आपको पता है कि कोई भी जो जल होता है, जल अगर भाप के रूप में परिवर्तन हो जाता है तो वाष्पीकरण हो जाता है। द्रवण, जो कोई भी गैस है वह ठंडी होकर एक द्रव में बदल जाती है तो वह द्रवण होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग या किरण उच्चतम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंग होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, उच्च आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, वो होती है गामा किरणें, रेडियो। ये विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता कोई नहीं, किसी प्रकार की नहीं होती है। अल्ट्रावायलेट किरणें जो कि सूर्य के द्वारा
सूर्य के द्वारा जो गिरती है किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें होती है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है, और इससे त्वचा कैंसर हो सकता है, यानी कि स्किन कैंसर हो सकता है इससे। और रेडियो तरंगे, जैसे कि आपको बताया कि रेडियो के द्वारा जो निकाली जाती है, या फिर जो हमारी जो सैटेलाइट है उनके द्वारा जो जाके वापस संचार होता है वह रेडियो तरंगे के द्वारा होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डोलोमाइट निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का आयस्क है? क्या आंसर होगा इसका, आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है कैल्शियम, एल्यूमिनियम, इसको हटा दीजिए, इसकी जगह लिखिए मैग्नीशियम, ठीक है, और पोटेशियम। तो इसका आंसर क्या होगा? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा डोलोमाइट। मतलब डोलोमाइट जो होता है वो होता है मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इसका आंसर होगा। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, परमाणु क्रमांक, ठीक है। इसका डोलोमाइट का फॉर्मूला जो होता है उसका क्या होता है, यानी कि Mgco3 और CaCO3, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। बात करते हैं हम एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम में जो होता है वो होता है इम्पोर्टेंट है एक ऐसा बॉक्साइड। वैसे तो बहुत सारे हैं इसके, लेकिन मैंने जो लिया है जो इम्पोर्टेंट है वह है Al2O3 2H2O। बॉक्साइड का सूत्र क्या है? Al2O3 2H2O। और कैल्शियम का भी आप याद रखिएगा, एक एक का मैंने सब महत्वपूर्ण लिया है। जिप्सम क्या है? जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है वह CaSO4 2H2O। इसको अगर गर्म करेंगे तो POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाता है, यानी कि CaSO4, देखिए CaSO4 हाफ H2O में कन्वर्ट हो जाता है ये, ठीक है। और बात करते हैं पोटेशियम की। तो कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है? वो होता है 20, याद रखिएगा, इसका 20 होता है, इसका होता है 12, और एल्यूमिनियम का होता है 19, ठीक है। पोटेशियम के बारे में बात करते हैं। तो पोटेशियम का तो आप याद रखिएगा कैल्शियम क्लोराइड, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3, ये 3 आयस्क होते हैं इसके, और भी होते हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डोलोमाइट जो होता है वह मैग्नीशियम का होता है। और जो इसका परमाणु क्रमांक भी देख लेते हैं हम, इसका होता है 20 परमाणु क्रमांक, इसका जो होता है, इसका होता है 13। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग किस संदर्भ में किया जाता है? रक्त धमनियों का पता लगाने पर, आंखों की दृष्टि में समस्याओं का पता लगाने पर, या रक्तचाप को मापन में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रक्तचाप के मापन में, ठीक है। रक्तचाप के मापन में इसका उपयोग किया जाता है। ये देखिए सिस्टोलिक और, यानी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120, आप सभी बताइए 120 इसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, मतलब जो हाई प्रेशर, अधिकतम जो प्रेशर हो सकता है वह ब्लड प्रेशर हो सकता है 120 mmHg। mmHg यानी मिलीमीटर मरकरी, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और डायलिस्टिक ब्लड प्रेशर जो 80 हो जाता है, यानी कि 120/80, ये तो अधिकतम होता है, ये लोएस्ट हो सकता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है? तो आप सभी को बताइए, ये तो वोल्ट मापता है, ये एमीटर धारा, और ये बहुत कम धारा प्लस दिशा, दोनों को ये मापता है। और इसका जो आंसर होगा वह हाइड्रोमीटर होगा। हाइड्रोमीटर जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत उत्प्लावन
बल जो होता है, मतलब कोई भी वस्तु है तो जल के अंदर है, तो कोई भी मान लो ये एक बाल्टी है, तो इस बाल्टी पर द्रव ऊपर की ओर एक दाब लगाता है जिसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं। तो इसीलिए जैसे कि हमने एग्जाम्पल भी महसूस किया होगा कि कई बार कि पानी के अंदर कोई भी बाल्टी उसको भर के निकालते तो वह आसानी से पानी से बाहर आसानी से निकल जाती है। तो जो आसानी से निकलता है वो उत्प्लावन बल के लगाने की वजह से ही होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है ठोस अमोनिया, ठोस नाइट्रेट, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड, सभी ठोस में है। तो इसका आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस CO2, यानी सॉलिड जो होता है वह शुष्क बर्फ होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V और उसमें बहने वाली धारा I है, तो उसका अनुपात को क्या कहेंगे? V बराबर IR। तो अगर विभवांतर V है और I धारा है तो उसको हम कहेंगे प्रतिरोध। तो इसका आंसर होगा जो प्रतिरोध के बारे में आपको बताया कि दो धारा बह रही है वैसे, और उसमें अगर कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है तो वह होता है प्रतिरोध। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बोहाइड्रेट की प्राथमिक भूमिका शरीर में सभी कोशिकाओं के लिए होती है। प्राथमिक क्या होता है कि उसको पहले तो उसकी प्राथमिक यही होता है कि वह सब ऊर्जा को आपूर्ति करे। सबसे पहले वह ऊर्जा की आपूर्ति के लिए ही महत्वपूर्ण होता है कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा आपूर्ति करता है वह कार्बोहाइड्रेट करता है हमारे शरीर के अंदर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी का आवर्ती गुण नहीं है? तो क्या आंसर होगा इसका? रेडियोधर्मिता, वैद्युत ऋणात्मकता, संयोजकता, परमाणु आकार। परमाणु आकार आप सभी को पता है, जो इसका ऐसे होते हैं परमाणु आकार, मतलब जो छोटा बड़ा ये सब आप समझ सकते हैं। संयोजकता क्या होती है? यानी कि जो बाह्यतम कोश होता है, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। उसकी संयोजकता इसको कहते हैं। जब बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है उसकी संयोजकता 1 तो हुआ तो 2 या 3 ऐसे। विद्युत ऋणात्मकता, किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को वैद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा वैद्युत ऋणात्मकता होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा रेडियोधर्मिता। रेडियोधर्मिता आवर्ती गुण नहीं है। रेडियोधर्मिता को आपको पहले बताया गया है कि ऐसे जो पदार्थ होते हैं जो स्वयं ऊर्जा उत्पन्न करते हैं वे रेडियोधर्मिता गुण दर्शाते हैं। तो देख लेते हैं, मैं आपको बता भी देता हूँ। ये देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है, आप सभी को पता है। और ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार भी बढ़ता है। मतलब परमाणु आकार इधर की तरफ बाएं से दाएं जाने पर उसका परमाणु आकार घटेगा और ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा। ये देख लीजिए आप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर नीचे, इनके नीचे से अगर ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगी। आयनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक इधर से इधर जाएंगे तो बढ़ेगी, या फिर इधर से इधर हम जाएंगे तो घटेगी। इलेक्ट्रो इन्फिनिटी एफिनिटी, ठीक है। इसमें और से देख लीजिए आप, ये देख लीजिए इसके अंदर, मैं आपको इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब देख लीजिए आप, ठीक है। ये देख लिए नॉन मेटालिक गुण बढ़ते हैं और ऊपर से नीचे आने पर मेटालिक गुण तो बढ़ते हैं और नॉन मेटालिक गुण नीचे से ऊपर की ओर जाने पर बढ़ते हैं, ठीक है। सतह पर पॉलिश किस उद्देश्य से की जाती है? सतह पर पॉलिश किस उद्देश्य से की जाती है? इनकी अनियमितता को कम करने तथा इसे सुचारू रूप बनाए रखने के लिए ऐसा किया जाता है। पॉलिश, उसमें किसी प्रकार की खराबी न हो, इसके लिए सतह पर पॉलिश की जाती है। अम्ल के धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुक्त होगी? इसका क्या आंसर होगा? तो जैसे कि Na2 सोडियम कार्बोनेट है, उसकी अभिक्रिया मान लो कि अम्ल से करा दी, तो मैंने इसको HCl से अभिक्रिया करवा दी, तो क्या निर्माण होगा? तो NaCl का निर्माण हो जाएगा और CO2 प्लस H2O, ये 3 उत्पाद बनेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो जो इसका जो आंसर होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड
गैस उत्पन्न होती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक बीज रहित फल है? अमरूद, अमरूद के अंदर होता है, तरबूज में भी होता है, केला में नहीं होता है, आम में होता है। तो इसका आंसर होगा केला। किस नाभिकीय अभिक्रिया की वजह से सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन, मतलब छोटे छोटे परमाणु कण जो होते हैं वो मिलकर एक बड़े परमाणु का निर्माण कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मतलब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नाभिकीय अभिक्रिया की वजह से सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है? किसके कारण सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो ये आप सभी को पता है, नाभिकीय ऊर्जा मतलब नाभिकीय संलयन, जो यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और जो कण है वह सारे मिलकर एक बड़ा पार्टिकल का निर्माण करते हैं, एक बड़ा परमाणु का निर्माण करते हैं। और इससे ही जो मुक्त होने वाली ऊर्जा होती है वह नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है, जिससे हम, जैसे कि सूर्य है, तो सूर्य के अंदर क्या है कि छोटे छोटे पार्टिकल जुड़ते जा रहे हैं और जुड़ने की वजह से उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, इसीलिए हमें ये ऊर्जा प्राप्त होती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देख लीजिए आप, यह है नाभिकीय फिजन, मतलब नाभिकीय विखंडन है। ये नाभिकीय विखंडन में मतलब जो ये है यूरेनियम 235, बाण में यूरेनियम 235, इसके ऊपर हमने न्यूट्रॉनों की बौछार करवाई, न्यूट्रॉनों की बौछार हम करवा देते हैं। तो यह अस्थायी यूरेनियम 236 बनता है। और 236 बनने के बाद में आपको पता है क्रिप्टॉन 89 और बेरिलियम 144, ये 2 परमाणुओं का निर्माण होता है, प्लस में 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। ये याद रखिएगा, 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाभिकीय फ्यूजन में जब अभी एक न्यूट्रॉनों की जब किसी यूरेनियम के परमाणु पर डाला जाता है तब 3 न्यूट्रॉनों का निर्माण होता है, 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, फिर 3 न्यूट्रॉन्स फिर दूसरे यूरेनियम के परमाणु पर आक्रमण करके फिर ऐसे टूटते जाते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसमें जो उत्पाद बनता है वो बेरिलियम 144 और क्रिप्टॉन 89। ठीक है, और नाभिकीय फ्यूजन जैसे कि मैंने आपको बताया, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम, ये क्या है? ये हाइड्रोजन के हाइड्रोजन के समस्थानिक है ये। ठीक है, ये ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम मिल जाते हैं और एक बड़े परमाणु का निर्माण कर देते हैं, जिससे कि न्यूट्रॉन तथा हीलियम का निर्माण हो जाता है और इससे ऊर्जा निकलती है। ठीक है, इसमें से एक न्यूट्रॉन निकल जाता है। ठीक है, और इस न्यूट्रॉन जो होता है
उस न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए मंदक नाभिकीय रिएक्टरों के अंदर मंदक का उपयोग किया जाता है, जैसे कि कैडमियम है और D2O है, यानी कि D2O भारी जल है, और जो ठंडा जल है उसका उपयोग किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु पूर्णतः होता है, भारी होता है, धनावेशित होता है, वैद्युत उदासीन होता है या ऋणावेशित होता है? तो इसका आंसर होगा वैद्युत उदासीन होता है। मतलब जो परमाणु होता है थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार उन्होंने बताया था कि जो परमाणु होता है वह उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है? परमाणु उदासीन होता है। ठीक है, और थॉमसन परमाणु मॉडल को क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग। प्लम पुडिंग, प्लम पुडिंग, प्लम पुडिंग का परमाणु मॉडल का मतलब प्लम पुडिंग परमाणु मॉडल। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो ये प्लम पुडिंग है ये एक मिठाई है, साउथ मिठाई, साउथर्न मिठाई, साउथर्न मिठाई। ठीक है, तो जो ये प्लम पुडिंग होती है ऐसे ऐसे होती है जो गोल, और इस पे मेवे के सूखे दाने होते हैं, सूखे दाने। तो उन्होंने बताया था कि जो अंदर ये दो दाने होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो कि ऋणावेश होते हैं वो घूमते घूमते रहते हैं इसके अंदर, अंदर धसे हुए होते हैं। ठीक है, और ये जो पूरा होता है ये बाहर ये धनावेश होता है, ये पूरा एक धनावेशित ठोस गोला बताया था इसको, धनावेशित ठोस गोला। थॉमसन ने धनावेशित ठोस गोला बताया था। ठीक है, लेकिन ये वैद्युत जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए है जो ये उदासीन होता है। और ये परमाणु मॉडल जो दिया था ये 1898 के अंदर ये परमाणु मॉडल दिया था, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एग्जामों में इससे रिलेटेड हमेशा एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, और इससे आप याद रख सकते हैं कि इसकी रेडियस, जो इसकी रेडियस है, रेडियस होती है इसकी 10⁻⁻10 मीटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था कि थॉमसन ने बताया था कि जो परमाणु होता है एक धनावेशित गोला होता है, गोले के अंदर जो वो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके अंदर धसे हुए रहते हैं। और जो उन्होंने प्लम पुडिंग जो एक साउथ की जो एक बहुत ही फेमस मिठाई है उसका एक उदाहरण दिया था। और एक इसका उदाहरण आप ले सकते हैं तरबूज में जैसे कि हम इसको काटेंगे तो दाने दाने से आपको उसको बीज नजर आते हैं, उन बीजों को इन्होंने इलेक्ट्रॉन कहा था, और ये एक वैद्युत उदासीन होता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पेंटोथेनिक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? पेंटोथेनिक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? विटामिन ई, विटामिन B5, C या B12? आप सभी को बताया, ये तो मैंने आपको बताया था। इसका क्या नाम होगा? पिछले वे स्लाइड के अंदर मैंने जो पिछले क्वेश्चन है उसके अंदर मैंने बताया B5 का नाम, और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड 12। तो आइए हम जानते हैं इनके नाम। तो पहले तो हम जानते हैं कि जो विटामिन होता है हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले तो देखते हैं जो बी कॉम्प्लेक्स होता है, बी कॉम्प्लेक्स आप सभी को पता है बी कॉम्प्लेक्स विटामिन एक ट्रिक से याद रख सकते हैं आप। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक जो है वो क्या होती है? थारो नापा बाफोसा।
थारो नापो नापो बाफोसा, ठीक है। ये होती है बी कॉम्प्लेक्स। कितनी विटामिन होती है? 7। तो हम इसको लिख भी लेते हैं, जैसे कि B1 है, B2 होती है, B3 होती है, B6 होती है, B7 होती है, B9 होती है और B12 होती है, ठीक है। तो बात करते हैं पहले की B1 की। तो B1 में जो पहला होता है वो होता है थायमिन। याद रखिएगा, मैं इसको यहाँ से लिख देता हूँ, ऐसे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है इसीलिए इसको थोड़ा याद रखिएगा इनके नाम, ठीक है। क्या नाम है पहले का? तो जो होता है B1 का वो होता है थायमिन। थायमिन पहले का नाम होता है। दूसरे का जो नाम होता है वो होता है राइबोफ्लेविन, यानी कि B2 का जो नाम होता है वह राइबोफ्लेविन। बात करते हैं B3। B3 का जो नाम होता है वो क्या क्या होता है? B3 का जो नाम होता है वो होता है नियासिन इसका नाम होता है। अगला देखते हैं, पी का मतलब क्या होता है? मतलब पा लिख रखा है, उसका मतलब क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। जो B6 होता है उसका जो नाम होता है इसको हटा देते हैं, पायरिडॉक्सिन, ठीक है। अब देखते हैं B7। आप सभी को इसका तो पता होगा, बायोटीन। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे बालों के लिए भी और चेहरे के लिए भी। तो बात करते हैं B9। तो B9 का क्या नाम होता है? तो B9 का जो नाम होता है वो होता है फोलिक एसिड। क्या होता है? फोलिक एसिड। फोलिक एसिड इसका नाम होता है। और B12 जो इसका नाम होता है कोबालमिन। इसको लिख सकते हैं साइलोकोबालामिन इसका आंसर होता है। तो देख लीजिए दोस्तों, काफ़ी अच्छी ट्रिक है, थारो नापो बापोसा। इतना याद रखना है आपको। बी कॉम्प्लेक्स जिसमें केवल विटामिन बी नहीं होता है, उसमें B7 मतलब B7 विटामिन होती है, यानी कि B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B6 होता है, B7 होता है, B9 होता है और B12 होता है। और इनके नाम आप याद रखिए, B1 का थायमिन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन, B6 का पायरिडॉक्सिन, B7 का बायोटिन, B9 का फोलिक एसिड और B12 का साइनोकोबालमिन, ठीक है। तो आप सभी को बताएं, ये जो विटामिन होती है ये होती है प्रजनन और नपुंसक। अगर इसकी कमी हो जाती है तो क्या होता है? इसकी कमी हो जाती है तो नपुंसकता आ जाती है। प्रजनन में ये काम होता है, सेक्स के अंदर हमारे जो सेक्स की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है ये। और एस्कॉर्बिक एसिड मैंने आपको एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया B12 और B5। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पैंथोथेनिक जो होता है अम्ल, उसकी आप यहाँ पे तो ये देख लीजिए, इसका ये फॉर्मूला होता है, यानी कि B9 और C9 H11 और 17 और NO5। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। ये इसकी संरचना होती है। मैं इसको एक बार जूम आउट कर देता हूँ, ये देखिए आप, ठीक है। याद रखिएगा इसका फॉर्मूला
याद हो जाए तो, यानी कि C9H17NO5, 2-3 बार आप याद रखेंगे तो ये याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देख लीजिए, ये पैंथोनिक एसिड B5 नाम की एक दवाई भी आती है, जो एक सपोर्ट एनर्जी प्रोडक्शन के लिए काम आती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत बल्ब द्वारा वेव ऊर्जा 0.4 किलोवाट घंटे है, तो 5 बल्ब द्वारा वेव की गई ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, एक विद्युत बल्ब अगर 0.4 खर्च कर रहा है तो 5 कितने करेंगे, 2 किलोवाट प्रति घंटा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सभी को पता है 1 किलोवाट प्रति घंटा 1 यूनिट के बराबर होती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा उपकरण विद्युत संकेतों को ध्वनि में परिवर्तन करता है। आप अपना कॉमन सेंस लगा के बता सकते हैं। माइक्रोफोन, वायरलेस माइक्रोफोन, स्पीकर और एम्पलीफायर। आपको पता है लाउड स्पीकर जो होता है वही ध्वनि उत्पन्न करता है, तो वह विद्युत संकेतों को ध्वनि में बदलता है। ठीक है, और ये ध्वनि को विद्युत संकेतों में बदलता है माइक्रोफोन जो होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमेंट के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। लोहा, कैल्शियम ऑक्साइड, तांबा या सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, आप याद रखिएगा। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये होता है Fe, और ये तांबा है Cu। ठीक है, संकेत है ये प्रतीक। थैंक यू सो मच हमारे यूट्यूब चैनल को देखने के लिए। निवेदन है कि कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी को बताएं कि जो ये सीरीज चल रही है वो इसके 11 पार्ट हो चुके हैं, आगे भी ऐसे ही पार्ट चलते रहेंगे। लगभग मतलब 1000 क्वेश्चन इसमें कराए जाएंगे, जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो डिफेंस है, रेलवे है, SSC है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।